नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अयोग्य वर्ण के बारे में। तो अब हम जानेंगे वर्ण का जो तीसरा भेद है वो है व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं तीन। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, तीसरा होता है अयोग्य वर्ण। जिसमें से हमने पहले को डिस्कस किया, स्वर वर्ण को डिस्कस कर लिया, अयोग्य वर्ण को डिस्कस कर लिया। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। अयोग्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अयोग्य वर्ण की बात अगर की जाए तो अयोग्य वर्ण कुल होते हैं 4 और मूल होते हैं 2। तो अयोग्य वर्ण के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बचा हमारा व्यंजन वर्ण। तो चलिए व्यंजन वर्ण के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यंजन वर्ण को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्यंजन वर्ण वाला जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो अंत तक आप लोग जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, व्यंजन वर्ण। वर्ण का तीसरा भेद है, वर्ण का तीसरा भेद है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो होते हैं, व्यंजन वर्ण की अगर बात की जाए तो व्यंजन वर्ण जो कुल होते हैं वो कुल 5 होते हैं। यहाँ पर भी कुल और मूल रहेगा, तो कुल जो होंगे वो कितने रहेंगे? कुल 5 रहेंगे। और मूल कितने रहेंगे? मूल रहेंगे 3। मूल कितने रहेंगे? मूल रहेंगे 3। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरा होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है हमारा ऊष्म या ऊष्माण, ऊष्म या ऊष्माण, या इन्हें और क्या कहा जाता है? और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। तो ऊष्म, ऊष्माण, संघर्षी व्यंजन। चौथा है हमारा संयुक्त व्यंजन। पांचवा है हमारा उत्क्षिप्त। पांचवा है जो हमारा वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। पांचवा है हमारा क्या? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त को दूसरा नाम भी है, इसको ताड़नजात भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त या ताड़नजात। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इस वजह से इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको 5 वर्ग में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? 5 होते हैं। मतलब तो ये कुल कितने हो गए? इसमें 25 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। तो जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो पहले हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब सिकुड़ते हैं, और फिर उसके बाद जब हम इनका उच्चारण कर देते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। मतलब कि पहले हम जो सांस को अंदर लेते हैं फिर सांस को बाहर छोड़ते हैं जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं। ये होते कितने हैं? ये 4 वर्ण इसमें होते हैं। ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है? तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म।
ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण, जब भी हम इन व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो गर्म हवा हमारे मुख से निकलेगी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्माण, तो ऊष्माण इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक ऊष्मा का निर्माण होता है जो कि हमें हमारे मुख के द्वारा जो हवा निकल रही है उसमें हमें महसूस होती है। संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो इन्हें संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब भी हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा मतलब जो गर्म हवा निकलती है हमारे मुख से, तो गर्म हवा इसलिए निकलती है क्योंकि वो संघर्ष करते हुए निकलती है। इस वजह से इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है? इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा गया है। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है मिलकर। तो संयुक्त मतलब होता है दो चीजों से मिलकर बनना। तो जो ये व्यंजन होते हैं तो ये व्यंजन दो व्यंजनों से, दो अन्य व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। पांचवा हमारा क्या? पांचवा है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात। जो उत्क्षिप्त और ताड़नजात व्यंजन होते हैं वो हमारे कौन कौन? वो हमारे दो होते हैं। वो दो कौन कौन से होते हैं? डा और ढा। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। तो का से मा तक वो होंगे, वो कौन से कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं हमारे या, रा, ला और बा। ये होते हैं हमारे 4। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा। ठीक है। तो आप इनका उच्चारण करके भी देखेंगे। जब आप सा का उच्चारण करेंगे तो मुख के सामने अगर हाथ लगाएं आप तो गर्म हवा महसूस होगी आपको। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और अगर अंतस्थ व्यंजन के बारे में देखा जाए तो अंतस्थ व्यंजन में आप अपने चेस्ट पर हाथ रख के देखें तो जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे, जब भी आप इन वर्णों का, इन 4 वर्णों का उच्चारण करेंगे तो पहले आपके जो फेफड़े होंगे वो सिकुड़ेंगे और फिर उसके बाद जब आप इनका उच्चारण कर देंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे, अरे छा, क्षत्रिय, छा, त्रा, ज्ञा और त्रा। ये हमारे जो 4 होते हैं वो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। उत्क्षिप्त और ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये दोनों होते हैं, ढा जिनके नीचे, डा और ढा जिनके नीचे बिंदी होती है। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एक करके हम पांचों को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। चलिए तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जाता है? इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को और क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इसमें का वर्ग, फिर आता है चा वर्ग, फिर आता है टा वर्ग, फिर आता है ता वर्ग, फिर आता है का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा और ड़ा। इसमें चा, छा, जा, झा और ञा। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ञा। ता, था, दा, ढा और ना। ता वर्ग में कौन कौन से थे? पा, फा, बा, भा और मा। तो पांचों वर्ग को हमने देखा। 5 वर्ग में कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग में अगर 5 हैं
और कुल कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। तो कुल इनकी संख्या कितनी होती है, कुल इनकी संख्या 25 होती है। तो अगर इनकी संख्या से प्रश्न पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या इनकी 25 होती है। ठीक है, इनमें पहला जो वर्ग होता है, पहला वर्ग वर्ण जो होता है इनमें प्रधान माना जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो प्रधान माना जाता है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि प्रधान इन्हें क्यों बोला जाता है, ये पहले जो वर्ण होते हैं वो प्रधान क्यों होते हैं। तो जब हम संधि विच्छेद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब दूसरे जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, आघोष। तो अगर अल्प प्राण की बात की जाए तो अल्प प्राण कितने होते हैं, अल्प प्राण। अल्प का अगर अर्थ की बात की जाए, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिनके उच्चारण में कम वायु का उपयोग होगा वो कौन से कहलाएंगे, वो अल्प प्राण कहलाएंगे। और महाप्राण किन्हें कहा जाता है, महाप्राण, महा मतलब होता है ज्यादा, प्राण मतलब होता है वायु। तो जहाँ ज्यादा वायु का, जब वर्णों का उच्चारण करेंगे और ज्यादा वायु का उपयोग होगा, तो वो जब ज्यादा वायु मुख से निकलेगी, जब हम उच्चारण करेंगे हमारे मुख से ज्यादा वायु निकलेगी, तो वो कौन से वर्ण कहलाएंगे, वो महाप्राण कहलाएंगे। फिर बात करें यहाँ से और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आघोष और घोष। आघोष मतलब, घोष का अर्थ होता है कंपन, घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कंपन होगी, जिन वर्णों में कंपन होगी वो कौन से कहलाएंगे, वो घोष कहलाएंगे। और जिनमें कंपन नहीं होगी, कंपन जिनमें नहीं होगी, कंपन जिनमें नहीं होगी वो कौन से कहलाएंगे, आघोष कहलाएंगे। तो हमें इनकी संख्या के बारे में जानना है, तो इनकी संख्या कितनी होती है। तो अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए, ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पर्श व्यंजन की अगर बात की जाए तो जो पहला वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है वो होता है अल्प प्राण, तीसरा होता है अल्प, तीसरा होता है अल्प प्राण, और पांचवा होता है, पांचवा भी अल्प प्राण। तो ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है अल्प प्राण। तो कुल कितने हो गए, तो वर्ग इसमें होते हैं 5, पहला, तीसरा और पांचवा। तो कुल कितने वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 15। महाप्राण की अगर बात की जाए तो जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, महाप्राण दूसरा और चौथा है जो, तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा मतलब 2 वर्ण, प्रत्येक वर्ग से 2 वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग मतलब वर्ग 5 है, तो प्रत्येक वर्ग से 2, इनकी संख्या कितनी हो गई, 10 वर्ण होती है। ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन की बात की जा रही है कि स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या 15 होती है और स्पर्श व्यंजन में महाप्राण की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अब घोष और आघोष की बात की जाए तो जो पहला होता है, तो जो पहला और दूसरा ये दोनों होते हैं, ये कौन से, ये होते हैं आघोष। पहला और दूसरा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का वो होता है आघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा जो ये होते हैं, ये होते हैं घोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है आघोष और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो होता है घोष। तो अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो घोष कितने होते हैं, घोष प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग के अगर 2 वर्णों की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण और प्रत्येक वर्ग के 2 वर्ण, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2, इनकी संख्या होती है 10। और अगर घोष की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब प्रत्येक वर्ग के 3, तो ये इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या 5 हो गई। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि अल्प प्राण, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन में अल्प प्राण कितने होते हैं, महाप्राण कितने होते हैं, घोष, आघोष। कुल संख्या अलग होती है। पूरी वर्णमाला से यदि प्रश्न पूछा जाए कि पूरी वर्णमाला से अल्प प्राण कितने होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ से सिर्फ वो संख्या अलग है, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न ये पूछे जाएंगे कि ये स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या क्या होती है? तो स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण की संख्या 15 होती है, बाकी पूरी वर्णमाला में अलग होती है। पूरी वर्णमाला में अल्प प्राण की संख्या कुछ और है, महाप्राण की संख्या कुछ और है, घोष आघोष की संख्या कुछ और है। यहाँ पर सिर्फ स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, इस बात को नोट करना। सिर्फ स्पर्श व्यंजन की अल्प प्राण की बात कर रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन में अल्प प्राण कितने होते हैं? 15 होते हैं, महाप्राण 10 होते हैं, और घोष कितने होते हैं? 10, और आघोष कितने होते हैं? 15 होते हैं। और कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। एक चीज और, इसका जो आखिरी, जो इनके जो पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण है, इनके कुछ नाम है। तो इनके जो प्रत्येक वर्ग, इन्हें क्या कहा जाता है? इनके कुछ अन्य नाम है। तो इन्हें जो कहा जाता है, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, और इन्हें अनुस्वार भी कहा जाता है, और इन्हें नासिक की भी कहा जाता है, इन्हें पंचम अक्षर भी कहा जाता है, और इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि इनके जो कुछ नाम है, वो जो आखिरी वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का जो आखिरी वर्ण है, प्रत्येक वर्ग के जो आखिरी वर्ण है, तो इन वर्णों के कुछ अन्य नाम भी हैं। तो इनको अगर मिला की बात की जाए, तो जो अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन में अगर पूछ लिया जाए अनुनासिक या अनुस्वार या नासिक या पंचम अक्षर या पंचम वर्ण कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं। इन 5 वर्णों का उपयोग अनुस्वार के रूप में भी किया जाता है। कैसे? तो वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा, पहले हमने क्या देखा? हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में देखा। स्पर्श व्यंजन हमारा कंप्लीट है। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। चलिए हेडिंग डालिए, अंतस्थ व्यंजन। तो अगर अंतस्थ व्यंजन की बात की है, तो अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। अंतस्थ का अर्थ होता है अंदर। कुल कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अगर इनकी बात की जाए, तो या, कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, या, रा, ला और बा। ये 4 वर्ण होते हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगर अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा की बात की जाए, तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा देखिए, जहां फेफड़े वायु को अंदर की ओर लेकर फिर बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो हम या, रा, ला, बा का, या, रा, ला, बा का उच्चारण कर पाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि जहां फेफड़े वायु को अंदर की ओर लेकर फिर बाहर की ओर छोड़ते हैं, तो हम या, रा, ला, बा का उच्चारण कर पाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगर अंतस्थ व्यंजन की संख्या जाने, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें
या और बा को, पहले और आखिरी या और बा, या और बा को, या बा को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? इन्हें या और बा को अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? या और बा को अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है कि जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग लिखते हैं किए और किए, तो हमने या का किसकी जगह पे? इस स्वर की जगह पे उपयोग किया है, तो किए और किए। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो किए और किए, तो हमने स्वर की जगह पर किसका? एक व्यंजन का उपयोग किया है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे बा का देखो तो जाऊंगा जाऊंगा, जाऊंगा और जाऊंगा। अगर इसका देखो तो जाऊंगा और जाऊं। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जाऊंगा जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा, तो हम आधे जो ये बा है, तो इस जो स्वर है, ये इस स्वर की जगह पे हमने किसका? इस व्यंजन का उपयोग किया है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्ध स्वर। तो हम कभी कभी क्या होता है कि स्वर की जगह पे इन व्यंजन का भी उपयोग कर लेते हैं, इस वजह से इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये या और बा जो होते हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। यहाँ से और दो चीजें पूछी जाती हैं, रा और ला। तो रा को लुंठित कहा जाता है और ला को क्या कहा जाता है? ला को पार्श्विक कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि रा का भी दूसरा नाम क्या है? रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है, रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमने इस अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या जाना है? हमने अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा के बारे में जाना कि अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है? जहां फेफड़े वायु को अंदर की ओर लेकर फिर बाहर की ओर छोड़ते हैं तो हम या रा ला बा, इनका या रा ला बा का उच्चारण कर पाते हैं, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? या, रा, ला और बा। तो ये 4 इनकी संख्या होती है, जिसमें से या और बा को क्या कहा जाता है? या और बा को अर्ध स्वर कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? जैसे हमने देखा कि या की जगह पे जो किए, जैसे किए होता है तो उसमें हमने ए की जगह पे या का उपयोग किया है, तो इसमें हमने ए की जगह पे या का उपयोग किया है, तो इस वजह से किए और किए। तो ये हमने इसका एक उदाहरण देखा कि क्यों इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। एक बा का अगर देखा तो जाऊंगा जाऊंगा, तो ये इस वजह से इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। रा का भी कुछ, रा का दूसरा नाम होता है, रा को लुंठित कहा जाता है और ला को पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। तो इतनी कहानी थी अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो हमने अंतस्थ व्यंजन को डिटेल में जाना। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ण, अगले भेद की तरफ। चलिए, तो अभी हमने 2 भेद के बारे में जान लिया, स्पर्श व्यंजन के बारे में जान लिया और हमने दूसरा अंतस्थ व्यंजन के बारे में जान लिया। तीसरे की बात करते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्माण, और इसे क्या कहा जाता है? ऊष्म, ऊष्माण, और इसे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्माण और संघर्षी व्यंजन की अगर बात की जाए तो ऊष्म, ऊष्माण, संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक गर्म हवा निकलती है। तो ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा। तो ये हमारे 4 होते हैं, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाए, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा इसकी यही होगी कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें से जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, तो इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्माण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो गर्म हवा निकलती है वो संघर्ष करते हुए निकलती है, इस वजह से वो हवा कैसी होती है? गर्म होती है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संघर्षी व्यंजन
भी कहा जाता है। बस इतना इसके बारे में होता है। अगर यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा तो इसकी संख्या के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से होते हैं वो पूछा जाएगा। और कभी कभी वो आपसे ऊष्म व्यंजन डायरेक्ट ना देके ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछ सकता है, संघर्षी व्यंजन के बारे में भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं चौथे की तरफ। हमने अभी तक 3 व्यंजन के बारे में जाना, व्यंजन के 3 भेद के बारे में जाना। पहला हमारा था स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमारा था अंतस्थ व्यंजन, तीसरा हमारा था ऊष्म व्यंजन। अगर अब चौथे की बात की जाए तो चौथा जो हमारा है, चौथा हमारा है संयुक्त व्यंजन। चौथा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन में? तो 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। तो ये 4 वर्ण जो होते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन के। इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो अन्य व्यंजनों से मिलकर बनता है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अगर छछत्रीय की बात की जाए तो ये किससे मिलकर बनता है? ये बनता है का और सा से मिलके, ये का और सा से। त्रा की बात की जाए तो ता और रा से। ज्ञा की बात की जाए तो ये मिलके बनता है जा, ये मिलके बनता है जा और ञा से। और अगर स्रा की बात की जाए तो ये मिलके बनता है सा और रा से। तो ये हमने देखा कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर पहले तो ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो अगर इन चारों की बात की जाए तो ये किन्हीं 2 अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से जो छत्रिय के लिए सही ऑप्शन क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, छत्रिय। तो इसमें आपसे पूछेगा इसके लिए सही ऑप्शन क्या है। तो आपको ये इसमें से सही ऑप्शन बताना है किसके लिए? छत्रिय के लिए। तो आपको पहला ऑप्शन क्या देगा? पहला ऑप्शन उसने दिया आपको ये, दूसरा ऑप्शन दिया उसने आपको ये, तीसरा ऑप्शन दिया आपको ये, चौथा ऑप्शन दिया उसने कोई नहीं। एक दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए स्रा के लिए, तो इसमें पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सा और रा और आ। दूसरा ऑप्शन मिलेगा सा, रा, आ। तीसरा ऑप्शन मिलेगा सा और रा। चौथा ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा आपको सा और रा। मान लो ये आपके 2 प्रश्न हैं। ये क्या है? 2 प्रश्न हैं। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा? यहाँ से आपसे पूछा जाएगा इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा और स्रा के लिए सही ऑप्शन क्या होगा। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है। तो अगर पहले की बात की जाए तो इसमें से पहले को यदि देखो तो इसमें से पहले की अगर बात की जाए स्रा के लिए, तो छत्रिय के लिए, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो का और सा। क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा। दूसरा ये सही होगा, ये भी सही नहीं होगा। ये सही होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा कोई नहीं। क्यों होगा कोई नहीं? क्योंकि हमने देखा था जो ये होता है वो किससे मिलकर बनता है? का और सा से। ठीक है, का और सा से मिलकर ये बनता है। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, तो इस वजह से जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ये वाला कोई नहीं। यदि वो आपको कोई नहीं की जगह पर का, सा और आ ये दे देता तो ये आपका सही माना जाता, ये आपका सही माना जाता। यह सही क्यों माना जाता? क्योंकि अगर यहाँ पर देखो तो ये पूरा व्यंजन है। ये क्या है? यह पूरा व्यंजन है। और पूरा यदि ये व्यंजन है तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसके साथ स्वर अपने स्वर साथ में लगा होगा। तो अगर इसका हम वर्ण विन्यास जो इसका वर्ण का विच्छेद करेंगे तो ये इस तरीके से इसका होगा। तो स्वर हमने इसमें से अलग कर दिया तो ये इसका विच्छेद जो होगा वो इस तरह इतना भी होता है। तो ये ऑप्शन अगर होगा तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। तो इसका ऑप्शन अब आप जल्दी से सही बता देंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा उस पर आप टिक लगा दें।
तो क्या इसका यह उत्तर होगा? तो इसका यह उत्तर नहीं होगा। क्या इसका यह होगा? ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। क्या इसका उत्तर यह होगा? ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर यह होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में आपको ये देता है, मतलब इतना ये देता है, ये या ये देता है, तो ये सही माने जाएंगे। और यदि ये नहीं दिए गए हैं आपके सामने, यह ऑप्शन नहीं होंगे आपके सामने, तो आपके सामने यदि यह ऑप्शन है तो यह ऑप्शन आपको टिक करके आना है। यह ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। आपसे परीक्षा में इतनी बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी कि आप आसानी से उनके उत्तर, थोड़ा ट्रिकी रहेगा, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है यदि आप रखेंगे तो आप उसका सही जवाब टिक कर पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अगर ऐसा ऑप्शन में भी मिलता है तो इस पर आपको टिक करके आना है। तो ये सारी बात थी संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्रा, ज्ञा, और इसमें एक जो होता है वो होता है स्रा। तो जो छ बनता है वो छ बनता है किससे मिलकर बनता है? वो बनता है का और सा से। और जो त्रा बनता है ता और रा से। ज्ञा बनता है ज्ञा और या से। और जो स्रा बनता है वो सा और रा से मिलके बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी व्यंजन के भेद के बारे में। तो 5वें और आखिरी व्यंजन के भेद की बात करें तो 5वां और जो आखिरी था वो कौन सा था? वो था हमारा उत्क्षिप्त और ताड़नजात। तो चलिए बात करते हैं अब हम 5वें और आखिरी भेद की। तो व्यंजन का जो 5वां और आखिरी भेद है वो कौन सा है? वो हमारा है उत्क्षिप्त या ताड़नजात। तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। तो वो 2 कंडीशन हम बताएंगे। कौन सी 2 कंडीशन है? उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। तो ये कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो इसमें इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या की यदि बात की जाए तो इनकी संख्या 2 होती है। चलिए कुछ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको हम देखते हैं। तो पहले इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ताड़नजात, उत्क्षिप्त। तो इनका आपको नाम पता है, तो इन्हें ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दिया जाए कि उत्क्षिप्त का दूसरा नाम क्या है, तो ताड़नजात, तो इनका दूसरा नाम क्या है? इन्हें ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। तीसरा क्या है? उत्क्षिप्त। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है। आगे इसको बताएंगे कि क्या होता है। तो पहले अभी इसका तीसरा पॉइंट एक और जान लो कि ताड़नजात जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन दोनों पॉइंट का मतलब है। चलिए तो इन दोनों पॉइंट का मतलब देखते हैं। जैसे अगर बात की जाए, कुछ शब्द आपके सामने लिखते हैं, तो अगर बात की जाए तो पहला जो शब्द जैसे में अगर बात की जाए तो जैसे में पहला जो होता है वो होता है डा और दूसरा होता है ढा।
तो ये दोनों हमारे कौन से उच्छिप्त ताड़नजात वर्ण होते हैं। पहला हमारा क्या है, सड़क, ये शब्द आपने देखे होंगे। दूसरा लड़का, डंडा। इसमें देखो तो मेंढक और दूसरा है हमारा पढ़ना और ये है हमारा जड़। चलिए अब इसका अर्थ क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, दूसरा पॉइंट हमारा यह था कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है। तो हमने इनका उपयोग करके देखा, कुछ हमने इनके उदाहरण देखे जैसे सड़क, लड़का, डंडा। तो नोटिस करो कि इसमें जो ये वर्ण आए हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात जो वर्ण हैं, इनका उपयोग बीच में किया गया है और या लास्ट में किया गया है इनका। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ इसमें देखो ये भी और ये भी, तो बीच में या लास्ट में किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तीसरा वाला जो है इसका डाका, इसमें जो तीसरा वाला है इसमें इसके नीचे बिंदी नहीं है, ये भी डा है ये भी डा है, तो इसके नीचे डंडा जैसे पढ़ रहे हैं तो ये भी डा है, तो इसके नीचे बिंदी नहीं आई। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग कभी भी शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जाता है। अगर आप इसका उपयोग मतलब अगर आप इसके नीचे बिंदी रख देंगे तो ये वर्तनी सही नहीं मानी जाएगी, यह वर्तनी गलत मानी जाएगी। इसलिए हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि जो ताड़नजात वर्ण होते हैं, ताड़नजात वर्ण का उपयोग कभी भी, ताड़नजात वर्णों का उपयोग कभी भी प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जाता है। जैसे अगर आपके सामने एक ऑप्शन है ढक्कन और ये, आपको ये बताना है इन दोनों में से सही वर्तनी कौन सी है। तो इन दोनों में से जो सही वर्तनी है वो सही वर्तनी, अगर इनकी कंडीशन को पढ़ के देखो तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन का यहाँ उपयोग कहीं भी बीच में तो है नहीं, अगर पहले वाले में देखो, पहले वाले में तो कहीं बीच में किया नहीं गया। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कभी भी उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग, इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा ये है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन के लिए उन्होंने क्या कहा कि प्रथम वर्ण के रूप में कभी भी इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या, तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, तीसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि इनका उपयोग कभी भी प्रथम वर्ण के रूप में नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें तो किया है, अगर इसमें किया है तो यह वर्तनी गलत होती है, इसमें कहीं भी नहीं किया जा सकता। तो अगर हम उपयोग करेंगे तो ये बीच में जो पहले अगर उपयोग करेंगे तो उनके नीचे बिंदी नहीं आएगी। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि यदि बीच में या अंत में, यदि डा या ढा बीच में या अंतिम में आ रहा है तो हमेशा उनके नीचे बिंदी आएगी। अगर आप उसके नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं जब उनका प्रयोग दूसरे मतलब दूसरे या आखिरी वर्ण के रूप में कर रहे हैं आप किसी शब्द में, अगर आप उनके नीचे बिंदी नहीं लगा रहे हैं तो वह वर्तनी भी गलत मानी जाएगी। और यदि आप प्रथम वर्ण के रूप में अगर इनका उपयोग कर रहे हैं, डा और ढाका और बिंदी रख रहे हैं, तो वो वर्तनी गलत मानी जाएगी। तो सही वर्तनी क्या मानी जाएगी, सही वर्तनी यह मानी जाएगी कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा बीच में, आप बीच में अगर डा और ढा का उपयोग कर रहे हैं तो उसके नीचे हमेशा बिंदी लगेगी, हमेशा बिंदी लगेगी। जैसे इसमें देखो बीच में उपयोग किया है तो इसके नीचे हमेशा बिंदी लगेगी, अगर आप बिंदी ना लगाते तो यह वर्तनी गलत मानी जाती। लड़का में देखो तो इसमें डा का उपयोग किया गया है तो इसके नीचे बिंदी लगी है, अगर इसमें आप बिंदी नहीं लगाते तो ये वर्तनी गलत मानी जाती। डंडा में देखो तो इसमें वर्ण में आखिरी में उसका उपयोग किया गया है, इसके नीचे बिंदी लगी है। डा ये भी लिखा है, डा ये भी लिखा है, अगर इसमें देखो आप तो इसमें इसके नीचे बिंदी लगी है, इसके नीचे अगर बिंदी लगी है तो यह वर्तनी सही मानी जाएगी। अगर इसके नीचे अगर भी बिंदी लगा दें तो यह वर्तनी गलत हो जाएगी, और अगर इसके नीचे बिंदी हटा दें तो यह वर्तनी भी गलत हो जाएगी। तो बात ध्यान रखने वाली यह है कि इस कंडीशन को भी फॉलो करना है। दूसरे नंबर की जो कंडीशन है कि उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा किसी शब्द के बीच में या अंत वर्ण के रूप में किया जाता है। तो अगर डा और ढा का उपयोग दूसरे वर्ण बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में, दूसरा तीसरा जो भी वर्ण होगा शब्द का बीच में या आखिरी वर्ण के रूप में, जब भी अगर किसी शब्द में उपयोग हो रहा है डा और ढा का, तो उसमें हमेशा नीचे बिंदी आएगी। अगर बिंदी नहीं आती है तो वह वर्तनी गलत मानी जाएगी। ढा को देखो तो ढा में क्या होता है, ढा में भी वही कंडीशन फॉलो होगी। अगर
बीच में या अंतिम वर्ण के रूप में डा का उपयोग करेंगे तो बिंदी हमेशा आएगी। अगर आप बिंदी नहीं लगाएंगे तो वह वर्तनी गलत मानी जाएगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ा। तो व्यंजन के हमने 5 भेदों के बारे में पढ़ा। तो अगर एक बार हम इनका रिवीजन करते हैं तो 5 भेदों के बारे में हमने डिटेल में एक एक करके पढ़ा। तो अगर इनके बारे में देखो, अगर इनके बारे में बात की जाए तो 5 जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर इनकी बात की जाए तो व्यंजन के जो भेद होते हैं, व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के जो भेद होते हैं वो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के भेद होते हैं 5। तो 5 तो इसके मूल होते हैं, लेकिन कुल 5 तो इसके कुल होते हैं। 5 जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 इसके कुल भेद होते हैं। 3 मूल भेद होते हैं। कितने, 3 मूल भेद होते हैं। और प्रयोग के आधार पर अगर पूछ लिया जाए, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी 5 भेद होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। पहला जो होता है हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा हमारा ऊष्म व्यंजन होता है, चौथा हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, पांचवा हमारा उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन होता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।